भाई सबसे पहला हमारा काम एडजस्टमेंट पढ़ना होता है हमारे लिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट आए तो राउंड कर दो, इसमें कोई दिमाग लगाना होता नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट में राउंड कर दिया। चलो फिर उसके बाद पेंसिल से करना। फायर ओकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स ऑफ ₹8,000 वर डिस्ट्रॉयड। गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो याद रखना परचेज के अंदर टिक मार्क आता है हमारे लिए। परचेज 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 परचेज, ये रहा परचेज। परचेज के ऊपर मैंने टिक मार्क कर लिया है। आउट ऑफ द डेटर 6,000 आर नॉट रिकवरेबल, मतलब बेड डेप्स हो गए। फिर बेड डेप्स रिजर्व के बारे में बोला और डिस्काउंट रिजर्व के बारे में बोला, तीन चीजें बोली हुई है। तो डेटर्स के ऊपर 3 टिक मार्क आ गए, 1 2 और 3 टिक मार्क डेटर्स के ऊपर आ गए। क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 आर नॉट रिकॉर्डेड। परचेज के ऊपर वापस से एक टिक मार्क, परचेज रिटर्न के ऊपर एक टिक मार्क, और जहां से परचेज और परचेज रिटर्न करते हो वो बंदे हमारे होते हैं क्रेडिटर्स, इसलिए क्रेडिटर्स के ऊपर एक टिक मार्क। क्रेडिटर्स के ऊपर हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं। कहाँ है हमारे क्रेडिटर्स, दिखाई दे रहे क्रेडिटर्स? ओ, क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क। चलो फिर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के ऊपर। फिक्स एसेट डायरेक्टली किधर भी फिक्स एसेट दिया हुआ नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा लैंड, मशीन, फर्नीचर, ये तीनों तीन हमारे कौन से होते हैं? फिक्स है। सर नीचे एक और चीज दी है लीज होल्ड बिल्डिंग, वो वक्त आने पे उसकी कहानी करेंगे, क्लियर है? वो फिक्स एसेट में आता नहीं। चलो फिर उसके बाद दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ बताया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढ लेते हैं हम लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने टिक मार्क कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पे। 50% कमीशन इज रिसीव्ड, ये एक आईएमपी है, समझना इसके अंदर बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेंगे। 50% इज रिसीव्ड, अब यहाँ पे कमीशन के ऊपर टिक मार्क कर लेते हैं। कमीशन कहाँ पे है? ये रहा कमीशन। डन, मैंने सारे एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिए, सारी चीजें हो गई। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले मैंने फॉर्मेट में 3 पन्नों का फॉर्मेट होता है, हम लोग को पता है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस। डन, ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हैप्पी? ये हम लोग ने कर दिया। चलो अब हमारा काम क्या है वो देख लेते हैं। चलो ध्यान यहाँ पे सब लोगों का। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट को एक एक करके पढ़ना चालू है। पहले क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली वैल्यू देके रखिए 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की हमेशा कितनी इफेक्ट होती है? 2 या 2 से ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा आता है वो यहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज एसेट के अंदर। तो 2 इफेक्ट हो गई हमारी, पहला एडजस्टमेंट खत्म। ये हर वक्त आता है, अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए। चलो फिर उसके बाद जाते हैं। फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹8,000 में डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 70%। पहले फायर की अगर मैं बात करूं, गुड्स कितने रुपए के थे? 8,000 के। इंश्योरेंस कंपनी 70% दे रही है, 88,000 का 70% कितना होता है? 5,600। 5,600, तो बाकी का 30% जो है वो क्या हो जाएगा? 2,400। ये घाटा हो जाएगा, लॉस। ये इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो विच मीन्स कि 8,000 के गुड्स थे जो जल गए, जिसमें से हमें घाटा कितने का हो रहा है? 2,400 रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 5,400। तो इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि परचेज में से माइनस मुझे करना होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भाई 8,000 रुपए यहाँ पे मेरे चले गए। परचेज बताऊं कितनी वैल्यू है परचेज की? परचेज की वैल्यू स्केल लेके बैठना, स्केल लेके बैठना, 1,80,000। ओके, अब ये आग लग गई थी जिसके अंदर हमें घाटा हो रहा था 2,400 रुपए का। घाटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा आया था, अगर याद हो तो, बना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 में इंश्योरेंस कंपनी का भी आया था, और वो इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 5,600। डन, हैप्पी? तो एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट हुई? 3। पहली परचेज में से माइनस,
दूसरी घाटे की पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, तीसरा एसेट साइड, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हमें पैसा दिया हुआ नहीं, उसने बोला वो देगा। क्लियर? ये डेबिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, खाली आप लोग को क्लियर कर देता। ये क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे होता है लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या होता है? एसेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो, अब उसके बाद आउट ऑफ डेटर्स 6000 आर नॉट रिकवरेबल, फिर बैड डेब्ट रिजर्व देना है, फिर हमें कुछ डिस्काउंट रिजर्व देना है। मतलब मैंने कहानी की थी अगर याद हो तो, एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होते हैं बैड डेटर्स, और एक होते हैं डाउटफुल डेटर्स। गुड डेटर्स, बैड डेटर्स और डाउटफुल। तो चलो हम लोग चले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स की वैल्यू लिख देते। बोलो डेटर्स की वैल्यू कितनी है? आप अपने बुक्स के अंदर देख के बताओ। पक्का 81,000, लाइन बराबर खींची, 81,000। अब उसके अंदर से सबसे पहले एडजस्टमेंट में बताओ बैड डेब्ट्स कितना बोला हुआ है? एडजस्टमेंट सबसे नॉट, अरे नहीं, एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में कितना बोला हुआ है? मैं एडजस्टमेंट में लिखा है 6000, कितने लिखे हैं? 6000। ये एडजस्टमेंट वाली वैल्यू है, ये हो गया 75,000। ये कितना हो गया? माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व। अब ये 75,000 के बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना बोला हुआ है? देखो एडजस्टमेंट में कितना बोला हुआ है? 5%। 75,000 का 5% करो, 3750, 3750। ओके, माइनस करो 75,000 में से 71250 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितने परसेंट बोला है? तो 71250 का 2% करो, 71250 1425 69825। आप लोग है ना, आप लोग की गलती क्या होता है, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बता देते हो वो वाला, क्योंकि आपको कैलकुलेशन के अंदर स्टेप गापची मार। सिंपल सी बात है, परसेंटेज का बटन दबा के रुक जाओ। पहले खाली क्या करना था, 71250 और परसेंटेज का बटन दबा के क्या करना था, रुक जाना था। आपने वो डायरेक्टली वो माइनस इक्वल टू करके फिर आंसर बोल दिया। तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पे दो फॉर्मेट बनाना। कौन कौन से फॉर्मेट बनाने होंगे बताओ? पहले वापस से कौन से? टार्ट फॉर्मेट, और दूसरा टार्ट फॉर्मेट। क्लियर? डन? यहाँ पे समझ में आई वहां वालों को बात? ओके चलो ठीक। तो यहाँ पे मैं बना BD, BDR माइनस BDR, T A T। डन? अब यहाँ पे TAT की अगर मैं बात करूं तो BDA और BDRA ये दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। 6,000 रुपए और दूसरी हमारे पास 3750। बराबर। अब डिस्काउंट का एक फॉर्मेट था, डिस्काउंट प्लस DRT माइनस DRT, इसका भी था TAT। बराबर, ये टार्ट था। अब इसके अंदर DRT हमें मिल चुका है 1425। सारे ए वाले वैल्यू मिल चुके। टी वाला का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। टी का मतलब क्या होता है, मैं ट्रायल बैलेंस में जाके देखता हूँ क्या बेड डेप्स दिया हुआ है किधर भी, बेड डेप्स, ये रहा बेड डेप्स और बेड डेप्स रिजर्व। बताओ बेड डेप्स और बेड डेप्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व भी दे के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो बेड डेप्स कितना है? 12,080 और बेड डेप्स रिजर्व 12,600। ओके, पहले इसका कर दो प्लस माइनस, 12,080 प्लस 6,000 प्लस 3750 माइनस 12,600। डन? ये हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? ओ, अब डीआरडी की अमाउंट बोल दो ना। डीआरडी ट्रायल बैलेंस में दी है, डिस्काउंट रिजर्व डेटा, उसके नीचे ही था, बेड डेप्ट रिजर्व के नीचे 450 415 50 450। ओके, हमें डिस्काउंट की वैल्यू देगी हुई है। डिस्काउंट की वैल्यू, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस? तो पहले डेबिट वाली बताओ। पाए 1 और डिस्काउंट क्रेडिट वाली भी बता दो। ओके,
अब इसको करो तो 5100 प्लस 1425 माइनस 450 6075। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो कर रहे थे वही चीज आ रही है। देखो अब रिपीटेशन आ रहा है, अब फाइनल अकाउंट में कुछ नया आ रहा नहीं है। वहां पे किसी को कोई डाउट है ये वाले स्टेप के अंदर? ओके, अंगूठा दिखा दो सब लोग। हाँ चलो ठीक है, डन। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते आगे। क्रेडिट परचेज ऑफ 6000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न आर नॉट रिकॉर्डेड। मैंने बताया ये परचेज और परचेज रिटर्न जब रिकॉर्ड नहीं होता उसके लिए मैंने एक बात बोली, जैसा बाप वैसा बेटा। हमने बात की हुई थी जैसा बाप। अब यहाँ पे देखो परचेज 6000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ, परचेज नहीं हुआ तो परचेज प्लस है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है, अनरिकॉर्डेड परचेज 6000 रुपए वो प्लस हो जाएगा। और परचेज रिटर्न की वैल्यू बताओ मुझे। पक्का स्केल लेके 10,800 क्लियर। अब परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। सर ये क्यों ऐसा होता है? जैसा बाप वैसा बेटा। क्लियर है। तो कितने अनरिकॉर्डेड परचेज, एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में 1000 है। ओके ठीक है। अब मैं जाता हूं क्रेडिटर में। क्रेडिटर की वैल्यू बताओ ट्रायल बैलेंस में से देख के बच्चा पार्टी। 28200 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 6000 रुपए माइनस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न कितने रुपए आ रहा है? 1000 रुपए। अब ये प्लस माइनस करो भाई, 6000 प्लस करो 33,200। ओके चल, इसका प्लस माइनस भी निपटा दो। 1,80,000 माइनस 10,800 माइनस 8,000 प्लस 6,000 प्लस माइनस बराबर किया। एक बार कर लो वापस। भाई वहां पे कितना आ रहा है? 166,200। ओके ओके 166,200 डन। चलो ठीक है 166,200 चलो डन। अब मैं जा रहा हूँ वापस से पीछे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो
तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, शिव टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। भाई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% फिक्स एसेट, मैंने बोला इस सम के अंदर फिक्स एसेट डायरेक्टली नहीं बताया, तो हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, हमें पता चला तीन चीजें फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। आप मुझे एक एक करके बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है बताओ? 1,80,000। उसके अंदर से माइनस डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 18,000 रुपए कम कर देते हैं। 1,80,000 में से 18,000 निकाल दो, बाकी रह गए 1,62,000। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भूल ना जाओ, इसलिए मैं दूसरी इफेक्ट करता हूँ, डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 18,000। फिर उसके लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? मशीन, मशीनरी की वैल्यू बताओ? 1,26,000 माइनस डेप्री 12,600 करो माइनस 1,13,400। क्लियर है? तो डेप्री ऑन मशीन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेप्री ऑन मशीन कितना आ रहा है? 126 बरा है 12600। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सोचियो नहीं तो पेलो ओके। अब एक बार जो लख 1,80,000 माइनस 10800 माइनस 8,000, हाँ माइनस से माइनस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000 है ये ठीक। हाँ कहाँ पे थे हम लोग? हाँ मोटे का फर्नीचर बाकी, हाँ फर्नीचर बोलो, फर्नीचर 22,500 माइनस डेप्री 2250 करो माइनस 20,250 और डेप्री ऑन फर्नीचर में यहाँ पे लिख देता हूँ, डेप्री ऑन फर्नीचर कितना आ रहा है? 22। हैप्पी? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट के अंदर था एक एडजस्टमेंट, पर आई 6 इफेक्ट, क्योंकि तीन चीजों पे डेप्री था और तीन चीजों को हमने पीएनएल अकाउंट में लिखा। समझ में ही बात है? सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। चलो अब सुनो, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 3,200 फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये तो कौन से साल का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू बताओ मुझे कितनी? देखो आपको अंदर दी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम 14,200 माइनस प्रीपेड, इसे बोला जाए प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 3,200 रुपए करो माइनस 11,000। और ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो एसेट बन जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बन गया 3,200। चलो इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट 50% कमीशन इज रिसीव, और कमीशन की वैल्यू कितनी है? कमीशन की वैल्यू जो है वो है 6,000। वो कितने रुपए? 6,000। तो कितनी अमाउंट बाकी होगी? पक्का 110%? श्योर? गलत? चलो एक बच्चा मेरे पास आ जाए, उस बच्चे ने मुझे 50,000 रुपया फीस दी અને એને એવું કીધું કે સર મમ્મી પપ્પા સર પપ્પા મમ્મીએ છે ને અત્યારે એવું કીધું કે 50% 50,000 રૂપિયા રાખી લો, બાકીના હું તમને 1-2 દિવસમાં આપી દઈશ। તો બાકીના મારે કેટલા લેવાના હતા એમની પાસે? परफेक्ट बोलती जाए। सुनो बात को, एक बच्चा आया मेरे पास, चलो एग्जाम्पल वापस से चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर उसने 10,000 रुपये दिए, बोला कि सर मम्मी पापा आता है कि 50% તમે પૈસા રાખી, 50% તમે અત્યારે ફીસ લઈ લો, 1-2 દિવસમાં બીજા 50% કરી આપશું। 10,000 हाथ दे दिए और ये बोला 50% अभी ले लो, तो मुझे उसके पास से अभी कितने रुपए और लेने बाकी है? हाँ હવે આ લોકોએ શું કીધું છે? કમિશન 6,000 આવી ગયું છે અને એવું કીધું હજી કમિશન 50% બાકી છે। તો ટોટલ મારે લેવાના હશે કમિશનના મારે લેવાના હતા 100 રૂપીસ, જો લેવાના હતા એમાંથી 50 રૂપીસ આવી ગયા, તો બાકી કેટલા છે? 50। તો 50 જે આયા
એ 6000 રૂપિયા છે, તો બાકીના 50 ના કેટલા ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો તો 50 into 6000 into 50 ડિવાઈડ બાય 50 એટલે થઈ જશે, એટલે બાકીના પણ મારે કેટલા લેવાના બાકી છે 6000. લોજિક બેઠું દિમાગમાં? ક્લિયર ડન. એ લોકોએ શું કીધું 6000 રૂપિયા મળી ગયા ને એવું કીધું હજી 50% લેવાના બાકી છે, એટલે ટોટલ મારે લેવાના કેટલા હશે 12000. મારે ટોટલ કેટલા લેવાના હશે, એટલે 6000 આવી ગયા અને બીજા 50% બાકી, એવું જ કહેવાય ને એનો મતલબ. क्लियर डन. लॉजिक बैठा दिमाग में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का बोलो. तो 50% इज रिसीव्ड, तो बाकी શું થાય? એ આઈધર તો એવું કે માં બીજા પપ્પા એવું કીધું છે કે બીજા બાકીના પૈસા પછી આપશું, એવું થઈ શકે. તો બાકી બોલે આઈધર એવું કહેતા 50% લઈ લો સર, તો ધેટ મીન્સ 50% લઈ લો તો બીજા 50% તો આપશે તો ખરું ને, એવું થોડું થાય ડિસ્કાઉન્ટમાં પડી જશે. 50% रिसीव्ड दैट मीन्स 50% नॉट रिसीव्ड. लॉजिक तो वही हुआ ना. अगर बोलते 60% रिसीव्ड दैट मीन्स 40% नॉट रिसीव्ड. क्लियर डन. चलो तो अब यहाँ पे कमीशन में क्या करना है, कमीशन लिखो यहाँ पे. ये सब लोग बच्चे गलती करें, आप लोग ने जो 3000 अमाउंट बोली वैसा हर बच्चा करके आएगा एग्जाम के अंदर. अगर यही सम मैं कल के पेपर के अंदर डाल भी दूं ना आप लोग को कि भाई काले आ पेपर से आज सम बताओ तो भूल गए ना उसे. कमीशन प्लस आउटस्टैंडिंग 6000. आउटस्टैंडिंग कितना है? अब किसी से पैसा लेना बाकी होता है ना, वो हमारी एसेट बन जाती है, वो हमारी क्या बन जाती है? तो आउटस्टैंडिंग कमीशन 6000 रुपये. आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना हो गया 6000 रुपये. कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन? हैप्पी? चलो ठीक है, वहां पे क्लियर है? ओके डन. चलो वंदना मैडम ओके, मैं तुम्हारा आंसर जो तो जो. चलो खत्म एडजस्टमेंट सारे के सारे. अब हम लोग करते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स की वैल्यू. मुझे लिखवाते जाओ. कैपिटल कितने रुपए? 2,70,000. ड्राइंग्स 16,200. फिर लीज होल्ड बिल्डिंग डेट दी हुई है, हाँ तो हिडन एडजस्टमेंट. तो क्या बन जाता है हिडन. जब भी कोई अकाउंट के साथ नंबर डेट परसेंटेज ऐसा कुछ भी आ जाता है 2 मिनट के लिए रुक जाओ. अब मैं समझता हूँ ये होता क्या. लीज होल्ड बिल्डिंग होता है, देखो एक होता है आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद लो, एक होता है भाड़े पे जाओ, और एक होता है लीज होल्ड पे जाओ. लीज होल्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पे हम उसकी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं. भाड़ा जो होता है वो नॉर्मली 12 महीने का होता है, 11 महीने और 29 डेज का होता है, उससे ज्यादा लंबा भाड़ा नहीं है, फिर वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है. अब मान लो ये नीचे एक हमारे वहां पे कर्नाटका बैंक आई है, यहाँ पे भाई वहां पे सैटेलाइट ब्रांच के लिए वहां पे इंडसइंड बैंक है. अब ये बैंक होती है, उसको हर 12 महीने पे ये लटकती तलवार काले उठीन काढ़ी मुख से तो बेचारा धंधो कई जगह. बैंक वाले तो लोकर बनाते हैं, सिक्योरिटी डालते हैं, इतने कैमरे. यहाँ पे बैंक के अंदर पता है हर जगह पे बैंक होती है, वहां से पुलिस लाइन की पुलिस की भी परमिशन है. एक अंदर डायरेक्ट लाइन છે ને પોલીસ સ્ટેશનમાં જતી હોય, એટલે કદાચ જો ચોરી થવાની લાઈન ને ખાલી એ લોકો બટન દબાવે ને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફટ કરતી રિંગ વાગે. એના માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી કે એવું કઈ જોઈએ નહીં, डायरेक्ट लाइन જતી હોય. समझो इतना खर्चा किया है. अब अगर वो 12-12 महीने पे बदलना पड़े तो खर्चा कितना भारे पड़े. तो बैंक वाले क्या जाते हैं, बैंक वाले जाते हैं प्रॉपर्टी ओनर के पास, बोला हमें बैंक करनी है, और बैंक करनी होगी तो वो मिनिमम 10-15 साल के लिए तो करेगा ही. तो वो बैंक वाला कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता. बैंक वाला उसको बोलता है 15 साल के लिए मुझे चाहिए. भाई क्या चीज है? उसने बोला भाई मान के चलते एग्जाम्पल इजी हो जाए इसलिए क्या. उसको बोला तू आ મને છે ને રેન્ટ ઉપર આપી દે. તો કેટલું રેન્ટ ચાલે? તો એ કે આમ તો 25,000 આવે નામ આવે. તો પેલા કે 25,000 માં અમને ભાડે નથી જોતી, આપણે લોંગ ટર્મ લીઝ કરીએ. હું તમને દર મહિને 10,000 જ આપીશ. હું તમને દર મહિને કેટલા આપીશ? 10,000. 25,000 ની જગ્યાએ કેટલા આપશે? 10,000. હવે 10,000 રૂપિયા ઇન્ટુ 12 કરો. 10,000 ઇન્ટુ 12 કરો પેલા 1,20,000 બરાબર ઇન્ટુ 15 साल 18 लाख हुआ. ये 18 लाख रुपीस जो है ना बैंक वाला बोला હું તને ઓન ધ સ્પોટ આજને આજ આપી દઈશ. 15 વર્ષ સુધી મને હલાવવાનું नहीं. 18 लाख આજે લઈ લે પછી મારી જોડે कोई बातचीत. अब उस बंदे को अगर ये देखे कि सर उसको तो 25,000 मिल रहे थे, उसके यहाँ पे 10,000 पे आया, 10,000 पे क्यों रेडी हो गया? 25,000 देने वाला हो सकता है 1 साल के बाद नया ढूंढना जाने पड़े, फिर ना मिले. ये तो एक साथ पैसा मिल रहा है, समझो. उसको टुकड़ों टुकड़ों में तो मिल नहीं रहा है, उसको क्या मिल रहा है? एक साथ.
अब ये एक साथ उसको पैसा मिल गया तो वो बंदे को भी अच्छा है, बैंक भी को भी डिस्काउंट मिल गया सबको। अब ये बैंक क्या करेगी, उसने एक साथ 18 लाख रुपए दे दी। अब कोई पूछे भाई તમારે ખર્ચો કેટલો, તો 18 લાખ એનો ખર્ચો નથી, એ તો શું કહેશે 18 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 15, 18 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 15, એ જે એમાઉન્ટ આવે, જે તમારી એમાઉન્ટ આવતી હોય 1,20,000 કેટલી, એ 1,20,000 એની શું છે, ઈયરલી એક્સપેન્સ, એ શું છે એની ઈયરલી એક્સપેન્સ। એટલે શું કરશે, પહેલા વર્ષે 18 લાખ રૂપિયા લખશે એસેટ સાઇડ ઉપર, નેક્સ્ટ યર 18 લાખમાંથી 1,20,000 કાપી નાખશે, કાઢી નાખશે, એટલે એટલી ઓછી કરશે। डेप्रिसिएशन, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या कर देगा, कम, और जिस दिन जीरो आ जाए उस दिन उसकी लीज क्या हो जाएगी, खत्म, उसकी लीज क्या हो जाएगी, खत्म। अहमदाबाद के अंदर ड्राइव इन करके एक एरिया है, अब ये ड्राइव इन एरिया, ड्राइव इन सिनेमा, वो लीज पे, वो लीज प्रॉपर्टी है, वहां पे लीज किया हुआ था रिलायंस वालों, जगह रिलायंस की है, पर वो ड्राइव इन सिनेमा को दे दिए। अब वो उन लोग का एक साथ पैसा मिल गया होगा, रिलायंस वालों को जगह चाहिए नहीं, ले वापस। वही सेम सैटेलाइट एरिया के अंदर A1 स्कूल है, A1 स्कूल जो बनी हुई है सैटेलाइट के अंदर, वो A1 स्कूल एक गार्डन के अंदर बनी हुई है, वो म्यूनसिपैलिटी से लीज ली हुई है, वो लीज लेके किया होता है, वो 99 ईयर्स का लीज होता है, मतलब 99 ईयर्स का इन लोग ने क्या किया होता है, पहले कुछ साल का पैसा लमसम दे दिया होता है, फिर उन लोग करे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है। फिर ऐसा समझो कि सर आ तो भाई नुकसानी शोधो ने दर वर्षे भाड़ું વધે પણ ખરું, હા આની અંદર પણ વધે, પણ એ અમુક અમુક વર્ષે વધે, 5 વર્ષે એ લોકો એક इफेक्ट આપી दे, पर वैसा होता है। क्लियर है, तो ये समझ में आया लीज होल्ड क्या होता है। चलो, अब हमारे पास लीज होल्ड बिल्डिंग 1-4 से कितने साल के लिए, और हमारी 5 साल के लिए, और हमारा खर्चा कितना है 45 था, तो लीज होल्ड बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 9,000, ये 9,000 रुपीज हम लोग को राइट ऑफ करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग 45,000 माइनस राइट ऑफ, इसे क्या बोला जाता है, राइट ऑफ 9,000 रुपए, 9,000 रुपए कम कर लो, अब 36,000, और ये राइट ऑफ हमेशा P&L डेबिट में आता है, राइट ऑफ हमेशा कहाँ पे आता है, P&L डेबिट के अंदर, और लिख दो यहाँ पे 36,000। चलो डन, यहाँ तक किसी, सॉरी 36 नहीं, यहाँ पे आएगा 5,000, कितने रुपए थे 9,000, 9,000 अमाउंट आएगी। डन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है लीज और बिल्डिंग के अंदर, डन वहां पे, चलो ठीक। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर,
और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। फिर उसके बाद प्लीज और बिल्डिंग के बाद लिखो सेल्स, और सेल्स की वैल्यू लिखो 4,50,000। फिर डेटर्स हो गया है, फिर 12% लोन फ्रॉम दत्तू, हमने लोन ले ली 12% लोन फ्रॉम दत्तू। कितनी लोन ली है? 27। अब ये देखो 12%, जब भी नंबर्स आ गए तो हमें क्या करना है, रुक जाना है, हिडन एडजस्टमेंट होगा, देख लेते हैं। अब दत्तू का 27,000 की लोन ली हुई है, दत्तू लोन 27, उसका 12%, 3240। अब ये ब्याज देना पड़ेगा। अब पूरा सम में देख लेते हैं, क्या किधर भी ब्याज की बात की, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा कुछ दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बात की हुई नहीं, दैट मीन्स ये देना बाकी ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग लोन। कितने रुपए थे लोन इंटरेस्ट, कितने रुपए थे? 3240। मतलब दत्तू भाई को अब चुकाने पड़ेंगे 30,240, और ये इंटरेस्ट जो है वो हमारा खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3240। डन। ये हिडन एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आई, लोन के अंदर प्लस और पीएनएल डेबिट। क्यों पीएनएल डेबिट? क्योंकि ये खर्चा है, ये क्या है हमारा खर्चा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो फिर उसके बाद लाइबिलिटी में लिखा ना आपने, लाइबिलिटी में ऐड ना करना, हमारी लाइबिलिटी बताई ना दीदी मैं। चलो फिर उसके बाद क्या है, दत्तू हो गया। फिर सेल्स रिटर्न बोलो कितना है? 9,000। 4,50,000 माइनस 9,000, 4,41,000। चलो फिर फ्रेट, फ्रेट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कितने रुपए? 13,500। फिर सन्ड्री एक्सपेंस कहां पे आएगा? पीएनएल में डेबिट, वेरी गुड। सन्ड्री एक्सपेंस कितने रुपए? 3150। फिर इंश्योरेंस हो गया, बैड डेब्ट हो गया, वो भी हो गया। गुड स्टॉक, डेट कौन सी है? ये ओपनिंग स्टॉक। ये क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए? 9,009। खाली ओपनिंग स्टॉक ऐसा है कि वो हिडन एडजस्टमेंट में जाता नहीं है। चलो फिर सैलरी, सैलरीज कहाँ पे आएगा? पीएनएल में डेबिट साइड, सैलरी बोलो कितने रुपए? 42,000 एग्जैक्ट। हाँ फिर वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस कितने रुपए? 6,600। हाँ फिर डेड स्टॉक, डेड स्टॉक जो होता है वो एसेट होती है। डेड स्टॉक क्या होता है? एसेट होती है, ये याद रखना। डेड स्टॉक बोलो, डेड स्टॉक 4,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? तो बीओडी कितने रुपए? 18,900। फिर कैश बैलेंस एसेट बन जाती है, कितने रुपए? फरीदी 36,720। फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहां पे आ रहा है? ट्रेडिंग डेबिट साइड 6,000। चलो फिर कैरेज आउटवर्ड कहां पे? पीएनएल डेबिट साइड बोलो 7,500। फिर बिल्स, तो एक डेबिट बैलेंस होगा बिल्स रिसीवेबल का, कितने रुपए? 7,000। बिल्स रिसीवेबल जो है वो डेबिट था, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बस बस बस। बिल्स रिसीवेबल 12,000, बिल्स पेबल 7,000। चलो फिर डिस्काउंट दोनों लिख दिए थे हमने। चलो अब हमारा काम है टोटलिंग मोटलिंग करना। 4,91,000
गैप निकालो। $2,88,800 डन। ओके, ये जीपी को मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, 2,88,800 प्लस करो ये 2,000 रुपये और 12,000 रुपये, 3,02,800 3,02,800 गैप निकालो। हाँ, 1,76,355। ओके भाई, सब लोग का ये आ रहा है? नहीं, 1,77,975 कोई बोल रहा है। 1,76,355 आ रहा है भाई। वहां वालों का क्या आ रहा है? सैटेलाइट वालों का आज आवाज है 1,76,355। ओके, 1,76,355। अब ये दो चीजें प्लस करना, एक चीजें माइनस करना। सॉरी, मैंने गलत लिखी है। 1,76,355। हाँ, करो टोटल। 4,4,30,155। ओके भाई, एक जन एसेट साइड का टोटल करो, एक जन लायबिलिटी साइड का टोटल करो। 5,194,95। एक का जन बोलन दे मानसी मैडम की वो कोई बोली काढ़े जे 5,134,95 5,19,495 भाई, दोनों साइड का ये आ रहा है सब लोगों का पक्का भाई? एसेट लायबिलिटी दोनों मैच हो रहा है, देख लेना, खाली एक साइड का करना मत। एसेट लायबिलिटी दोनों साइड का आना चाहिए। डन, आ गया? चलो ठीक। देखिए, ये पूरे सम के अंदर हमारे पास जो नई चीज जो आई थी वो 50% कमीशन वाली आई हुई थी। 50% कमीशन को हमें ध्यान से देखना होगा। दूसरी चीज, दो हिडन एडजस्टमेंट आया, एक लीजहोल्ड बिल्डिंग का है और एक वो इंटरेस्ट ऑन लोन आया। इसके अलावा सारे एडजस्टमेंट इस सम के अंदर क्या थे? इजी थे, कोई रिपीटेशन थे, इसके अलावा कोई नई चीज थी नहीं। इसलिए सम को अच्छी तरीके से कर लेना। अब धीरे धीरे क्या है, सम का लेवल जो है ना अब ज्यादा एक्सपांड होगा नहीं। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो खत्म है। एक दो चीजें अब कुछ नई नई आएगी, वरना तो सारी चीजें क्या आ जाएगी? रिपीट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 अच्छी तरीके से आता है तो 10 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर 6, 7, 8, 9, 10 आता है तो 11 के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर है? तो अब वो क्यूमुलेटिव बढ़ेगा। चलो लिख लो।